नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं ट्रस्टी और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ पावर इन मी फाउंडेशन का। और हमारे स्पेशल सीरीज पॉडकास्ट सीरीज में जहाँ हम रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं रेयर डिजीजेस और हेल्थ केयर से रिलेटेड, क्योंकि हम रेयर डिजीजेस और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो आज हमारी गेस्ट हैं रश्मि, जिनकी लाइफ की फिलॉसफी है फर्म फेथ टू फाइट, लड़ाई करना। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि किस चीज से लड़ने के लिए इनका फर्म फेथ है, और किस टॉपिक पे हम इनसे बात करेंगे। हम इन्हीं के लाइफ के बारे में बात करेंगे और ये किस वजह से स्पेशल है, थोड़ा सा आपको आगे बात करने पे पता चलेगा। तो रश्मि, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। Hello everyone, my name is Rashmi and currently I am pursuing engineering and also a rare disease warrior. So I am living with NMOSD called neuromyelitis optica spectrum disorder, जिससे मैं 2015 के साथ जी रही 2015 से। So basically मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आई डोंट वांट टू मेक इट अ पिटी कि मैं एक बीमारी के साथ जी रही हूँ। मेरा लाइफ का गोल है कि अगर लाइफ में कुछ मिला है, चाहे वो एक आपकी अचीवमेंट हो, चाहे वो आपकी कोई डिसीज हो, उसमें से आप अपना बेस्ट निकालो और अपने एक्सपीरियंस को एक तरीके से शेयर करो ताकि और लोगों की इंस्पिरेशन बन सके। अ, एंड ऑल्सो आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन द फाउंडेशन ग्लोबली, जो कि रेयर डिसीज के लिए स्पेसिफिकली एनएमओएसडी, एमएस एंड टीएम इन सभी के लिए वर्क करती है। ओके, दैट इज ग्रेट। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने बताया कि न्यूरोमैलेटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एनएमओ एस डी, इतना लंबा नाम है ये, तो सुनने में भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो सबसे पहले आप ये मुझे ये बताइए कि ये बीमारी होती क्या है, इसके क्या लक्षण है। बेसिकली इसका ना ही कोई कॉज है ना ही कोई क्योर है, अभी तक अननोन है। इसके सिम्टम्स जो देखे जाते हैं वो मे बी एट द इनिशियल स्टेज हाई फीवर हो सकता है, या फिर सडन विजन लॉस हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पैरालिसिस लाइक इन योर हैंड और इन योर लेग। तो इन माय स्टोरी इन 2015 मुझे सबसे पहले जो सिम्टम फील हुआ था वो मेरे राइट हैंड में वीकनेस था। लाइक मेरे एग्जाम थे एंड सडनली आई वाज नॉट एबल टू राइट विथ माय राइट हैंड एट दैट टाइम। सो आई वाज थिंकिंग कि यार नॉर्मल क्या फीवर वीवर है। तो फैमिली में ने भी बोला कि चलो एक बार विजिट कर लेते हैं डॉक्टर को। फिर धीरे धीरे हमारा सिम्टम बढ़ते गया। मेरा राइट हैंड में पहले इशू हुआ एंड देन मैं राइट लेग से मूव भी नहीं कर पा रही थी। तो ये थोड़ा ज्यादा ही सीरियस होने लगा कि ये अचानक से ऐसा क्या हो रहा है डिफरेंट इन बॉडी। सडनली उसी टाइम मेरा राइट आई पे भी सडन लॉस हो गया विजन का कंप्लीटली। आई वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। इतने पास से भी मैं अपने फिंगर्स नहीं देख पा रही थी, कंप्लीटली डार्क था। दैट वाज द मोमेंट कि हम सब शॉक थे, मेरा फैमिली पूरा मतलब शॉक में कि ये अचानक से क्या हो रहा है। तो सडनली हमने उसी टाइम जाके डॉक्टर के पास विजिट किया एंड पूरे टेस्टिंग हुए थे। उसके बाद पता चला कि ये एनएमओएसडी से रिजेम्बल कर रहा है। बट उस टाइम पे क्या होता था कि एनएमओएसडी और इसके सिमिलर लाइक एमएस भी है। तो उसके लिए फर्दर टेस्ट काफी सारे किए गए, तब जाके मुझे क्लेरिफाई हो गया कि हाँ आपको एनएमओएसडी ही है। ओके। मेरे श्रोतागणों के लिए मैं बताना चाहूंगा, एमएस मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। वो भी एक न्यूरो डिजेनरेटिव रेयर कंडीशन है। एंड उसको राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में उसको इंक्लूड भी किया गया है एज अ डिसेबिलिटी। तो आगे बढ़ते हैं। आपने अपने सिम्टम बताया कि नॉर्मल फीवरिश जैसा भी लगना और कुछ नमनेस और ये चीज से इनिशिएट हुआ था। एंड अगेन ये है कि ये इनिशियल सिम्टम्स है, और इन पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए हाँ, तो डिजीज हो सकता है मिस डायग्नोसिस हो जाए, जैसे आपने बताया कि क्लोजली रिलेटेड है राइट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। राइट। तो अच्छा, आप कितने साल की थी उस समय जिस समय ये डायग्नोस हुआ, एंड उस समय 11 ईयर। आप कितने साल की थी आप? 11 11। 11। ओके। तो उस समय जब ये आप लोगों को ये डिजीज के बारे में पता चला, डॉक्टर ने बताया, तो मेंटली क्या लग रहा था? हाउ डिड यू फील अबाउट इट? योर फैमिली कैसा ये है? आज तो चलो आप स्माइल कर एक्चुअली रहे हैं। हाँ, हाँ।
उस समय क्या एक्चुअली स्थिति थी? सर मेरा ना उस टाइम पे भी एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मुझे ना ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है। लाइक आई वाज जस्ट 11 ईयर्स, तो मेरा एक्सपीरियंस था कि वाओ मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में विजिट करने जा रही हूँ, वो कैनुला फर्स्ट टाइम लगेगा। तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था वो सब। और इवन मुझे उतनी सारी चीजें पता नहीं चली थी कि मेरे को क्या हुआ है, बट डॉक्टर ने मेरे पापा को सब कुछ बता दिया था कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। लाइक नहीं है चांसेस में भी हम इसकी पूरी आईसाइट लॉस कर दें, एंड स्टिल आई रिकवर्ड अ लिटिल बट इस आंख में मेरी कंप्लीटली आईसाइट नहीं आ पाई है। अभी जो है प्रेजेंट मेरा 680 या फिर 612 इसी रेंज में चलता है। तो मेरे को उस टाइम ये सब नहीं समझ में आता था कि मेरे को कुछ हुआ है। मेरे स्कूल में मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि हमेशा फर्स्ट सीट पे ही बैठना होता था, तो पढ़ाई में भी ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ। हाँ ये था कि इनिशियली मेरे को जब लिखना बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, लाइक अपनी सिस्टर से बोली थी मेरा होमवर्क कर दीजिए एंड ऑल। बट जब मेरे को स्टेरॉइड्स चढ़ा था ना, तो उसके बाद जो हैंड का जो इशू था, लाइक लिखने में प्रॉब्लम था या चलने में मूवमेंट में दिक्कत था, वो सारी चीजें ठीक हो गई थी। और विथ टाइम स्टेरॉइड का जब डोज कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मेरा आई साइड भी धीरे धीरे रिकवर हो गया था। तो उस टाइम मेरे लिए ये सच कोई डरावनी बात नहीं थी। बट विथ टाइम इसका भी सस्पेंस है, लाइक 2019 वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। ओके, तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल कि सिंस डायग्नोसिस, जब डायग्नोसिस हुआ उसके बाद से लाइफ कैसे बदली है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके दोस्त थे, उनके लिए किस तरीके से लाइफ बदली मैं कहूंगी कि आफ्टर 2015 मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता था। मुझे लाइक होता है ना, क्लासेस चल रही है और मेरा था कि हर मंथ एक दिन छुट्टी लेनी है, डॉक्टर को जाना दिखाने जाना है। फिर यार मेरा मिस हो रहा है, अगर कोई स्पोर्ट्स डे हो गया उस दिन तो लाइक यार आई व्हाई आई एम मिसिंग इट। उसके बाद था विथ टाइम कि चलो ठीक है यार, ये मेरा न्यू नॉर्मल है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर मैं उसको एंजॉय से, अच्छा यार आज मुझे ज्यादा टाइम वो वर्क मिला है, आज मैं नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट डे छुट्टी भरूँ, मेरे को डॉक्टर विजिट पे जाना है। तो उसमें भी मैं फन ढूंढने लगी थी। एंड हाँ अभी तक की जैसे कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। लाइक मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं उन लोगों से थोड़ी डिफरेंट थी। तो दैट वाज अमेजिंग। और जो ये सारे क्वेश्चंस है ये मेरे लाइफ में तब अप्लाई होते हैं जब 2019 में जो इंसिडेंट हुआ था, लाइक वो मेरा थर्ड रिलैप्स था, जिसमें मेरे को पैरालिसिस हुआ था। उसके बाद मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, नाउ आई एम नॉट नॉर्मल एज द अदर पर्सन। अब मेरे को हर चीज में कहीं जाना है उससे पहले सोचना पड़ेगा। मुझे कभी किसी के साथ मतलब कहीं जाना है तो मैं अकेले जाने से डरने लगी थी, मुझे कोई साथ में चाहिए होता था। मेरी पढ़ाई में मैं कंटिन्यूस मल्टीपल आवर्स बैठ नहीं पाती थी। लाइक पहले क्या होता था बच्चों में ना, हम लोगों की आई साइट इतनी स्ट्रांग होती थी कि हम डर के मारे कि लाइट ऑफ करना है तो मैं नाइट बल्ब में ही पढ़ लेती थी, ऐसा वाला हो जाता था और प्रॉपर दिखता था। अब एक टाइम के बाद भाई नॉर्मल लाइट में भी कुछ नहीं दिख रहा। तो वो चीजें विद टाइम अडेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि ये सब थोड़ा लगा कि हाँ कुछ तो डिफरेंट हुआ है, न्यू नॉर्मल बनाना पड़ेगा इसको। इनिशियली हाँ ऐसा करना तो बहुत टफ था। न्यू नॉर्मल बनाना पड़ा, राइट? एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट कि हाँ मुझे कुछ राइट। हुआ है और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, एंड तभी आप लाइफ को आगे और बेटर वे में राइट। जी पाते हो। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीड अ लाइफ देन, क्योंकि सब लगता है मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या कभी बिकॉज ऐसा फील हुआ कि मेरे हाँ साथ ही यही, क्यों हो रहा है? हाँ कभी कभी फील होता था। लाइक मुझे जब मना किया जाता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम नहीं कर सकती हो, तो मुझे लगता था, या फिर मुझे कभी स्ट्रेस होता है या कभी कोई बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है और वहां रश्मि नहीं जा रही है, तो मुझे लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई आई एम द ओनली वन। फिर इसमें भी मैंने ढूंढा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है तो क्यों हुआ है, औरों को भी तो हो सकता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब इसमें भी कुछ पॉजिटिव तो ढूंढना बनता है, कि अगर मिला है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और एंजॉय करेंगे इसमें भी। दैट इज गुड, दैट इज गुड। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए, आपका जो एनएमओएसडी है उसका प्रेवलेंस क्या Yes. है, और कुछ आपको, बिकॉज आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आपने कुछ बैकग्राउंड स्टडी तो किया होगा कि भाई ये बीमारी सिर्फ मेरे को है या फिर मेरे जैसे और कितने हैं भारत में या दुनिया में। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप बताएं। तो देखिए मैंने रिसर्च किया था तो काइंड ऑफ ज्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, या अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट होती तो ज्यादा मैं इंटरप्रेट उनको कर पाती। तो एज अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड
मैंने जो सीखा उसमें ये था कि इसका कॉज एंड क्योर जो है वो इतना इजीली अवेलेबल है नहीं, मतलब कि जल्दी हम फिगर आउट नहीं कर सकते कि क्या ये एनएमओएसडी ही है। उसके बाद इसका जो रेशो होता है वो गर्ल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज, और उसमें भी आई गेस 30 से अबव ये नॉर्मली होता है, या फिर 35 से अबव आप ले लीजिए। बट द थिंग इज किसी को भी हो सकता है। तो ये मेरे को मेरे पीडियाट्रिक वाले एज में हो गया, लाइक 11 में। उसके बाद जो इनिशियली सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुतों के रीड किया तो यही निकलता है कि किसी का विजन लॉस हो गया, किसी को पैरालिसिस आ गया सडन, किसी की वॉइस चली गई। मतलब जो मेन है वो यही है, विजन लॉस या फिर पैरालिसिस। बिकॉज एनएमओएसडी में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो ही हम पे अटैक कर रही है, या तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे कर रही है, या तो वो हमारे ब्रेन पे कर रही है। तो ब्रेन में जो स्वेलिंग आती है तो वो हमारी आई वाली जो नसें हैं उन पे ही वो स्वेलिंग के कारण दबा देती है, जिसके कारण हमारा आई साइट लॉस हो जाता है। क्योंकि जब मेरा केस था, जब हमने उस टाइम पे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि गुरु नानक बेस्ट हॉस्पिटल है आईज के लिए, तो आप वहां पे जाइए। तो वहां पे जब मेरे सारे टेस्टिंग हुए तो उन्होंने कहा कि एज सच आईज में कोई इश्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज की स्वेलिंग हो जाती है जिसके कारण वो दब जाती है ना, जिसके कारण अब वहां से कनेक्शन टूट रहा है, काइंड ऑफ। तो ऐसे में कहेंगे तो मेरी आईज परफेक्ट है, बट पीछे से वो सिग्नल ही नहीं मिल रहा है मेरे को कि आगे क्या है। तो वो ओके। थोड़ा सा गैप के कारण मुझे विजन लॉस है। और हम्म। जब स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है तो उससे क्या होता है, पैरालिसिस के चांसेस है वो हाथों में हो चाहे वो हमारे पैरों में हो, एंड देन ब्लेडर पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, और फैटीग होता है। ये सारे सिनेरियोज बनते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि एक रिलैप्स होता है जिसमें बहुत ही जल्दी जल्दी, लाइक इन केस ऑफ एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट हमको कब हॉस्पिटल में होना है, क्योंकि अटैक कभी भी आ सकता है। हमारे में दो सिनेरियोज होते हैं, एक होता है या तो हर मंथ आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी रिलैप्स आ रहा है, या तो सालों साल पे आ रहा है, मतलब कि काफी ईयर्स पे आ रहा है। बट हाँ, एनएमएसडी में जो अटैक आता है वो बहुत ही ज्यादा मेजर होता है, जिससे रिकवर करना इट्स वेरी टफ। बहुत लोग लॉस कर दे करते हैं, पैरालिसिस पैरालिसिस है तो वो रिकवर नहीं कर पाते हैं अगर उनके ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है। अगर किसी का जैसे कि एनएमओएसडी फिगर करने में कि उनको एनएमओएसडी है, उसमें टाइम लग गया, इजीली डॉक्टर उसको फिगर आउट नहीं कर पाए, तो फॉर श्योर अगर उस टाइम पे उनके eyes पे पता तो विजन लॉस कर सकते हैं। इवन मेरे केस में क्या था, मुझे रात को पता चल रहा है कि मुझे इससे बिल्कुल दिख नहीं रहा है। मैंने पापा को जस्ट बोला और हम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गए हैं। डॉक्टर ने आई वाली डॉक्टर ने इस तरीके से कहा कि आप इसको गुरु नानक में ले जाइए, वहां पे कोई 3 इंजेक्शन होते हैं वो दिलवाइए, तब इसकी आई साइट बचेगी वरना पूरी लॉस हो जाएगी। बट वहां पे जो पीडियाट्रिक डॉक्टर उन्होंने रिस्क लिया, बिकॉज उन्हें मेरे सिम्टम्स लग रहे थे कि ये रिजेंबल करते हैं, मतलब उनको आइडिया था इस चीज का। आई वॉज लकी इन दैट थिंग कि डॉक्टर को आइडिया था, तभी मेरा डायग्नोसिस मतलब जो फिगर आउट हो पाया जल्दी एनएमओ। अदरवाइज मेरे में भी टाइम लगता तो मुझे पूरा आईसाइट लॉस होता, मतलब कि जितना जल्दी इसका वो होगा डायग्नोसिस, उतनी जल्दी ये फिगर आउट होके ठीक हो सकता है। एग्जैक्टली, रेयर डिजीजेस के साथ यही चीज है कि उनके मल्टीपल सिम्टम्स मिलते हैं और भी दूसरे डिजीजेस से मिलते हैं, सिमिलर कंडीशन से मिलते हैं, तो कई बार मिस राइट। डायग्नोसिस होता है या लंबा समय लग जाता है डायग्नोसिस होने में। एंड मीनवाइल जब तक डायग्नोसिस होता है तब तक कुछ सीवियर डैमेज हो ही जाता है पेशेंट्स के अंदर। तो दोस्तों, ये ऑटो इम्यून का एक कारण है, ऑटो इम्यूनिटी, जिसके कारण से एनएमओएसडी होता है, जहाँ पे हमारे नर्व सेल्स पे अटैक करता है हमारा खुद का बॉडी, जैसे रश्मि जी ने बताया। अच्छा, आपने ये भी बोला था कि इसका कोई क्योर नहीं है, तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ अभी ऐसा चलता है क्या आपका, या रेगुलर फॉलोअप हाँ, हो रहा है आपका, कैसे चल रहा है? हम अपने साइड से बस प्रिवेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट रिलैप्स ना आए। लाइक 2015 में मुझे फर्स्ट टाइम अटैक आया था, 2015 के ही दूसरे लाइक मेरे को फर्स्ट टाइम अप्रैल में आया था, फिर जुलाई में आया था, दो हो गए। फिर नेक्स्ट ईयर मेरा 2016 में अक्टूबर में आया था। तो इसके बाद था कि लाइक मेरे फैमिली को बहुत हुआ कि क्या ये हमेशा ही आते रहेगा, क्योंकि डॉक्टर का कहना था ये कभी भी आ सकता है। फिर जब ये इतनी जल्दी जल्दी आ रहा था तो हमारा कंसर्न था कि ऐसे तो फ्यूचर क्या ही होगा, बहुत ही ज्यादा डार्क लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम ओपिनियन लेंगे अदर हॉस्पिटल से भी। तब उस टाइम पे हमने पहले पंत में किया था, उस टाइम 2015 में हमने पंत में किया था। उन्होंने सारे डायग्नोसिस किए, उस टाइम सीएसएफ टेस्ट किया ताकि हम डिस्कस कर सके एमएस और एनएमओ में। तो वहां जाके क्लियर हो गया था, बट वहां पे उन्होंने मुझे ऐसा कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की थी जो मुझे प्रिवेंशन में हेल्प करे। उसका कहना ये था बस
अच्छे से अपनी प्रॉपर डाइट और अपने पे फुल फोकस करो, ताकि आप बॉडी वीक नहीं पड़नी चाहिए। तो क्या वहाँ पे मेडिसिन था, लाइक मल्टीविटामिन एंड ऑल, यही था ट्रीटमेंट। बट जब 2016 में दोबारा रिलैप्स आया था और 3 बार मेरे आईज पे ही आया था, लकीली लाइक 2 बार मेरा सेम आई पे आया था, तो इसका तो रिकवरी ऐसा नहीं हो पाया, बट जो थर्ड टाइम था वो मेरा लेफ्ट आई में आ गया था। और उस टाइम पे पूरा मेरे को एकदम डिम हो गई थी मेरे लिए वर्ल्ड, क्योंकि साक्षी की पहले से ही कम थी। इसमें जब पूरी चल गई तो देखना मेरे लिए थोड़ा सा टफ था चीजें, बट वो लकीली कंप्लीट रिकवर हो गया, लाइक इट्स 6/6, वन टाइम रिलैप्स बट इट वाज रिकवरिंग कंप्लीटली। उसके बाद हमने एम्स में विजिट किया, वहां पे उन्होंने दोबारा से सारा एकदम केस स्टडी की है। देन जाके उन्होंने किया कि हम इसको मतलब इसका कोई क्योर नहीं है, बट हाँ हम आपकी जैसे इस बीमारी में इम्यूनिटी सिस्टम ही तो है जो आप पे अटैक कर रही है, तो क्यों ना हम उस इम्यूनिटी सिस्टम को ही थोड़ा वीक करें ताकि वो लड़ ही ना सके। तो बेसिकली इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है ताकि हमारी इम्यूनिटी वीक पड़े, जिसके कारण वो हमारे बॉडी पे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक कर रही थी उसे रोका जाए। बट इसके कारण हमारी बॉडी इम्यूनिटी से जो वीक हो रही है, जिसके कारण हमारे इन्फेक्शन या फिर कोई भी लाइक कोई भी इन्फेक्शन जो हमारे सराउंडिंग में है, वो बहुत इजीली हमको हो सकता है, जिसके कारण इन फ्यूचर बहुत इश्यूज देखने पड़ते हैं। लाइक एक नॉर्मल फीवर भी मेरे लिए एकदम डिजास्टर बन जाता है कि मुझे महीनों एडमिट रहना पड़ जाता है, एक फूड इन्फेक्शन मेरे लिए ब्रेन इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बट लकीली लास्ट डोज जो था मेरा वो रिटुक्सिमैब था, एजोरान पे रखे थे, वो इम्यूनोसप्रेसेंट था, बट उसके बाद मुझे 2019 में दोबारा अटैक आया था और ये मेजर था, तो डॉक्टर वाज आल्सो शॉक कि लाइक यू आर ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट बट स्टिल यू आर गेटिंग दैट रिलैप्स। फिर उन्होंने उससे उस टाइम पे प्लाज्माफेरेसिस किया ताकि मेरी बॉडी रिकवर हुई, देन उन्होंने रिटुक्सिमैब पे स्विच किया, जिसके बाद अभी तक मैं 2019 से इट्स 2025 रिलैप्स फ्री हूँ। बट हाँ वही है कि सराउंडिंग से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण एडमिट तो होना पड़ जाता है फिर भी। एग्जैक्टली exactly. तो लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, कब क्या होगा कुछ पता नहीं, राइट जैसा आपने हाँ कहा। तो बट अगेन इस अनसर्टेनिटी के बीच में आपके लाइफ के कुछ एस्पिरेशंस भी होंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति जो इंस्पायर करता हो आपको, तो आप क्या आगे बनना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहती हैं अपने जिंदगी में? सर, अगर मेरी लाइफ स्टोरी पे बोला जाए कि कौन है इंस्पिरेशन, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, मैंने सबकी स्टोरीज पढ़ी, लाइक जैसे अब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही कहती हूँ, मैं उनको बहुत इंस्पायर करती हूँ। बट फिर ना जब उनकी लाइफ से मैं सीखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार उनको मेडिकल इशू नहीं था, मैं उनके साथ तरह कंप्लीटली नहीं बन सकती, मैं क्या करूँ। फिर मैं किसी और का पढ़ती हूँ तो उनका मुझसे भी ज्यादा मेडिकल इशू था, तो मैं उनसे भी अपनी लाइफ कंपेयर नहीं कर सकती कि नहीं उनका ज्यादा टफ था, मेरा इतना नहीं है तो मैं इतना नहीं कर सकती। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं खुद ही अपनी इंस्पिरेशन बन रही हूँ, कि मेरी स्टोरी खुद में ब्लूप्रिंट बनेगी, मैं अपने को ही फॉलो करूंगी। दैट इज नाइस। और आगे करना क्या है आपको? मेरा हमेशा से ना एक क्वेश्चन रहा है, लाइक आई जब तक ये आंखों पे अटैक आया था वो मेरे लिए नॉर्मल था, क्योंकि मैं ना कोई डिसेबिलिटी टाइम जस्ट जाओ पिकनिक की तरह, छोटे बच्चों को क्या ही है, मस्त खाना पीना खाओ मस्त रहता है, उस टाइम पे उतना सुई से डर नहीं लगता था, मजा मतलब आदत पड़ गई थी, ऐसा हो गया था। लेकिन 2019 में जब 18 डेज कंप्लीटली बेड पे पैरालाइज रहना ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं हमेशा उसके आगे का देखती थी कि एक दिन मैं इससे उठूंगी, इस बेड पे से उठ के खुद से चलूंगी, और जो सपने हैं वो मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं कि वो रुक जाएंगे, एनएमओ कभी मेरे लिए एक बैरियर नहीं बनेगा। वो मुझे हो सकता है मेरा कोई लाइफ पर्पस फाइंड करने में और हेल्प कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अटैक्स जब भी आते हैं, हो सकता है वो मुझे कह रहा है रश्मि दोबारा से एक बार रुको और अपनी लाइफ को चेक करो, सब सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो मैं पॉज लेती हूँ, मैं फिगर आउट करती हूँ नहीं कहीं मैं ज्यादा गलत हो रही हूँ, अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ, थोड़ा सा पॉज लो, दोबारा से इमोशंस पे वर्क करो और पॉजिटिवली बाहर आओ। उसी टाइम पे मैंने ये टैगलाइन बनाई थी, हैशटैग फ्रॉम फेथ टू फाइट, लाइक लड़ना है, हम इससे आगे बढ़ेंगे। और मुझे हम्म। एक पॉइंट जो था वो हमेशा लगता था कि वहां पे जो एडमिट होते थे ना, आई ऑब्जर्व कि एम्स में जितने भी बेड्स पे थे सबसे दोस्ती तो हो ही जाती थी, अब जब एक एक महीना एडमिट होना होता था, तो वहां पे ना मोस्टली न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ऐसे होते थे ना कि सारे ब्रिलियंट निकलते थे, कोई कॉलेज टॉपर है, कोई स्कूल टॉपर है, और सबकी कंडीशन देख के लगता था कि यार स्ट्रेस क्या फैक्टर है क्या, एग्जाम से बहुत स्ट्रेस होता था। एंड दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा आता था कि यार वो लोग तो मुझसे भी वर्दी हो सकते हैं, वो तो कॉलेज टॉपर है, आई एम जस्ट अ क्लास टॉपर, मैं ही क्यों हमेशा वहां से कंप्लीटली एकदम परफेक्ट, लाइक मैं आ रही हूँ व्हील चेयर पे, आ रही हूँ एकदम ही पैरालाइज फॉर्म में मैं हॉस्पिटल, और मैं रिकव मतलब जब डिस्चार्ज हो रही हूँ तो मस्त
हंसते खेलते अपने पैरों पे आ रही हूँ। तो मुझे लगता था नहीं, कुछ तो है जो ये मुझे देगा, बट मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या है हिडन। बट आज मुझे लगता है कि हाँ, एनिमल्स अगर मुझे मिला तो मैं उन सभी की वॉइस बनूंगी जो अपनी स्टोरी शेयर नहीं कर रहे हैं। डोंट नो व्हाई, मे बी हो सकता है जैसे कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीजें। मुझे राइट। भी लगता था कि नहीं, अगर मैं ये सब बताऊंगी ना तो लोग मुझे सिंपैथी देंगे ये वो। पर इनिशियली मुझे 2019 में आदत भी हो गई थी, बहुत अच्छा लगता था जैसे कहते थे रश्मि कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, मार्क्स जो भी आएगा तुम ठीक रहो। मुझे भी मजा आने लगी कि अब कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से पढ़ाई करेंगे, मजे करेंगे। बट धीरे धीरे मैंने अपने में ऑब्जर्व किया कि नहीं, इससे मैं डिग्रेड हो रही हूँ। मेरे जो पढ़ाई में जितनी एफिशिएंसी थी वो और कम करते जा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को रोक रही हूँ कि नहीं रश्मि ये तुमसे नहीं होगा। बट एक्चुअल में मैं ही तो डिसाइड करूंगी कि मुझसे क्या हो सकता है क्या नहीं। देन मैंने रियलाइज किया मेरी बॉडी मेरा सपोर्ट करेगी, मैं उसको पूरा सुनूंगी। अगर वो रेस्ट कह रही है तो रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम अपने काम पे लगेंगे तो अपना एफिशिएंसी बेस्ट वाला देंगे। एंड ऐसे एग्जैक्टली। मेरा जो फॉर्म पे टू फाइट स्टोरी स्टार्ट हुआ। ओके, दैट्स ग्रेट। और बिल्कुल सही है, एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। और वहां से आपने सीखा। अच्छा, तो मुझे ये ये बताइए, अ, आपके लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या था और कब था? लोएस्ट पॉइंट 2019 ही था। 2019 में वो जो पैरालिसिस वाला ना, जब एक खाना खाने के लिए भी मैं नहीं उठ सकती हूँ, या एक बार अगर हमें जस्ट बाहर तक जाना है कि अपनी दवाई अपने हाथ में, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं बेड से उतर के चेयर पे भी नहीं बैठ सकती थी। तो ना उस टाइम पे बहुत हेल्पलेस फील होने लगा था। मेरी फैमिली मेरी चीयर थी उस टाइम, मतलब उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया। लाइक मेरी सिस्टर्स है दोनों, वो फुल मस्ती वाले जोन में रखती थी उस टाइम पे भी मेरे को, कि उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या हमेशा मुझे व्हील चेयर पे ही रहना पड़ेगा? अगर द थिंग इज, एक ये अमेजिंग पार्ट होता है, अमेजिंग या लाइफ की मतलब गिफ्ट होता है कि अगर हमें कभी भी कोई डिसेबिलिटी मिलेगी ना, तो साथ में उसके साथ स्ट्रेंथ भी मिलता है कि हम उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, हम उसमें भी अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो उन दिनों मुझे पता चल गया था, ऐसा लगने लगा था कि नहीं, अब मैं खड़ी तो हो गई हूँ अपने पैरों पे, पर शायद अब जमीन पे कभी बैठ नहीं पाऊंगी। तो मेरा था कि अरे यार, अब सब कुछ आराम आराम से ऊपर ही ऊपर करना है। तो मैंने एक बार अपने डॉक्टर से यही पूछा कि सर क्या अब मैं नॉर्मल जो काम करती हूँ अब कुछ नहीं कर पाऊंगी क्या? तो उन्होंने मुझे एक लाइन दी, रश्मि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। इवन मुझे भी बिलीव नहीं था उस टाइम पे कि अरे ऐसे कैसे, अब मैं सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकती हूँ, जमीन पे नहीं बैठ सकती, मैं क्या ही कर लूंगी अब। बट आज ना अगर पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो मैं नहीं कर पाई। बिल्कुल सही कहा। सब कुछ कर सकते हैं, बस ये है कि हमें थोड़ा सा अपने लिमिटेशन को एक्सेप्ट करके उस पर वर्क हाँ करना राइट, पड़ेगा, ताकि हम अपने उस विद इन बॉडी को दैट पूरा लिमिट। सुना है। एग्जैक्टली। यस। अच्छा, तो आपके घर में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है आपका? यानी अगर हम ये बोलें कि ये गो टू पर्सन है, कि कभी अगर मन अच्छा नहीं लग रहा और ये चीज है, आपके घर में कौन है ऐसा? मेरी सिस्टर। अच्छा। ओके। लाइक मेरी दो सिस्टर है, बड़ी वाली दीदी एंड जो बीच वाली दीदी है। तो सबसे ज्यादा जो मेरी बूस्टर है वो मेरी बीच वाली सिस्टर है। उनको मैं कुछ भी बोलूं, नेगेटिव भी बोलूंगी ना, दीदी आज मेरे साथ ये हुआ, वो उसमें भी पॉजिटिव दे देंगी। लाइक मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। क्या हुआ कि जब चलना स्टार्ट तो कर दिया, बट अब ऐसा था कि लाइफ में अब दौड़ना तो खत्म हो गया, अब नहीं दौड़ सकती। जब मजबूरी होगा ना तभी दौड़ना पड़ेगा, जब इश्यू मेरे उस पे आ रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तभी मैं दौड़ूंगी। बट अब क्या होता था, स्कूल कॉलेजेस में कभी कभी कंपलसरी हो जाता था स्पोर्ट्स डे पे कि पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, मार्क्स है इसके। तो मैं टीचर को बोल देती थी कि देखिए मेरे को इशू है, मेडिकल इशू है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम जस्ट अपने पेस में एक दौड़, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब दौड़ना तो था उस टाइम, जब सबको देखती थी तो मेरा नहीं, मुझे भी दौड़ना है, देखती हूँ ना कितना पेस है। मैं स्टार्ट तो करती थी फुल एनर्जी के साथ कि नहीं जीतूंगी, जैसे पहले जीतती थी जीतूंगी। बट बाद में देखती थी मैं लाइफ में उस रेस में सबसे लास्ट में हूँ, तो मैं अपसेट हो जाती थी, यार छिन गया, बहुत कुछ छिन गया। तो घर आके दीदी मैंने रेस में पार्ट लिया बट मैं लास्ट रही, सब आगे निकल गए। तो बोलती है सीधा, चलो कहीं से तो तुम फर्स्ट आई, लास्ट से आई, पर फर्स्ट तो होना। तो मुझे वो हमेशा नेगेटिव में पॉजिटिव दिला देती थी। और जब भी मैं एकदम अपनी लाइफ में अपसेट वाला फील करती हूँ कि दीदी पता नहीं फ्यूचर में क्या रखा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उनका कहना है कि यार तुमने बहुत कुछ सेट कर दिया है, अभी भी हम तुम्हारे अंदर देखते हैं, तुम कैसे रिकवर कर रही हो, तुम्हारी जर्नी इतनी सिंपल नहीं है। अगर तुम थोड़ा भी एफर्ट्स देती हो तो तुमको आगे लाइट दिखती है, तुम्हें आगे डेस्टिनी दिख रही है कि तुम क्या करो। तो तुम ना जस्ट गो विद द फ्लो,
और तुम एंजॉय करो, लाइफ में स्ट्रेस कम लो। तो एग्जैक्टली। हमेशा वो मुझे सपोर्ट किया इन चीजों में। ठीक है, आप अपने जिन दीदी के बारे में इतना बात कर रही हैं, कम से कम उनका नाम तो बता दीजिए। हुमा दी। अच्छा, उमा नाम है उनका? मेरी बड़ी सिस्टर का रोमा दी। हाँ, हुमा, हुमा दी। हुमा, अच्छा, ठीक है। एंड देन, हाँ, हुमा दी के बाद आती है रोमा दी। वो अच्छा। मुझे थोड़ा वो स्ट्रिक्टनेस वाला वर्जन दिखाती है। उनका कहना था, यार तुमको अब आदत हो गई है क्या सिंपैथी लेने की, आगे काम नहीं करना है क्या? वो थोड़ा टफ है, जहाँ मैं जॉब करने बस रश्मि तुम अब नहीं कर सकती हो, आगे और कर सकती हो। तो वो दोनों मेरे लिए है कि मुझे अगर सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए तो मेरे लिए एक सिस्टर है हुमा दीदी। मुझे थोड़ा कि यार अब तो मस्त लाइफ चल रही है, तो बड़ी रियलिटी चेक दिखाने वाली बड़ी दीदी रश्मि अभी और भी करना है, इतनी जल्दी गिव अप मत करो, और भी आगे बहुत कुछ करना है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और ये जरूरी है, और बड़ों का काम यही है। ठीक है, हम भी यही करते हैं। तो अब ये बताओ, इतने सारे चैलेंजेस के बीच में आपको मेंटली जो सैनिटी है, मेंटल पीस कैसे बना के रख पाते हो? सर पहले ना मैं बहुत पॉजिटिव रहती थी, मतलब मुझे जब मैं उस बेड पे थी ना, मुझे अभी तक रियलाइज था भाई मेरी स्टोरी तो होगी एक दिन, एक दिन मुझे स्टोरी सुनानी है अपनी। लेकिन क्या होता था, मैं ये सोचती थी अगर मैंने अभी अपने फ्रेंड्स को बता दिया या मैंने अपने कॉलेज में स्कूल्स में मैंने अपनी स्टोरी बता दी ना, तो वो मुझे फिर जैसे आज ट्रीट कर रहे हैं मुझे वैसे वो ट्रीट नहीं करेंगे। उनका हमेशा होगा नहीं रश्मि तुम ठीक हो, नहीं हो, हर चीज में मतलब ओवर केयर मिलेगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर पेपर में मार्क्स में कंपटीशन हो रहा है तो मुझे इक्वल कंपटीशन चाहिए, मुझे कोई वो एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा, डिसाइड किया कि मैं अपने कभी ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करूंगी, जब मैं अपने मतलब कहते हैं ना अपनी लाइफ का जो एम्बिशन है उसको अचीव कर लूंगी उसके बाद मैं ये डिस्क्लोज करूंगी। बट मुझे रियलाइज हुआ ना कि लाइफ में इंसिडेंट ही इतने हो रहे हैं, लाइक 2015, 2016, 2019, उसके बाद 2020 में दोबारा एक महीने के लिए हॉस्पिटल, एंड देन अभी रिसेंट में 2023 में एक महीने के लिए हॉस्पिटल, मेरा एग्जाम छूट गया। मुझे रियलाइज हुआ ये स्टोरी तो बढ़ती ही जा रही है, मैं कितना ही 1 घंटे के स्पीच में सुनाऊंगी। तो ना मुझे था कि मुझे शेयर करना है, शेयर करना है, तो मैं अपने जो क्लोज फ्रेंड्स होते थे सिर्फ उन्हीं को बताती थी। उनको पता होता था कि हाँ मेरे को स्टोरी है, ताकि अगर मुझे कभी इशू होता है, कहीं मुझे अनहेल्दी फील हो रहा है, नॉर्मल फील नहीं हो रहा, तो मैं उनके साथ बोल तो सकती हूँ कि यार मुझे अभी फील नहीं हो रहा, मुझे घर जाना है। तो ऐसे मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को रख रखा था। बट मुझे रियलाइज हुआ ना फिर कि जिनको पता थी मेरे बारे में उनसे मैं शेयर करती थी अपने पर्सनल थॉट्स या इमोशंस, अपना डर, तो वो बेचारे सोचते थे कि लाइक डूइंग ओवर थिंकिंग अ लॉट, इतना सोचो, इतना मत सोचो। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार कैसे, इतना क्यों सोच रही हो सकता है मेरे ऊपर थॉट्स ही इतने बढ़ते जा रहे हैं, अब कंटेंट ही इतना सारा है ना, निकालूंगी नहीं तो फिर क्या होगा, और जिसको बोल रही हूँ वो कह रहे ओवर थिंकिंग मत करो। तो मैंने सोचा कि शायद इमोशंस को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना पड़ेगा। अगर मुझे मेरे हेल्थ से रिलेटेड बात करने हैं उसके लिए एक अलग ही प्रोफाइल बनाओ, वहां पे मैं इसी से रिलेटेड बात करूंगी, अपने फेलो वॉरियर्स से कनेक्ट होंगी, उनके सामने शेयर करूंगी ना, तो वो मुझे अपना पर्सपेक्टिव सुनाएंगे और वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे अगर वो रीजन मेकिंग उस जगह पे करती हूँ। वहीं अपनी पर्सनल लाइफ जो है, जो कॉलेज लाइफ है, जो स्कूल लाइफ थी, या जो फैमिली लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ, वो एक तरफ रहेगी, वहां पे इसका डिस्कशन बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ तो ये रियलिटी है, हर कोई आता है मुझसे मिलने, मैं कितना ही किसी से हाइड करूँ। तो मैंने कहा अब मैं इसको पब्लिक करूंगी, फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिसाइडेड लास्ट ईयर इन द आई गेस सितंबर, हाँ 2 अक्टूबर, एट द एंड ऑफ द सितंबर, एंड मेरा फर्स्ट पोस्ट था 2 अक्टूबर को, कि अब तो ओपन होना है। अब चाहे वो मेरे कॉलेज लाइफ हो, चाहे वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हो, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं हर किसी को पता था रश्मि एडमिट होती है, रश्मि क्यों एडमिट होती है पता नहीं, बट होती है एडमिट। मैंने कहा ठीक है अब स्टोरी शेयर करते हैं, बट हाँ ये स्टोरी एज अ लाइक वो सिंपैथी के लिए नहीं सुनाई जाएगी। ये स्टोरी शेयर करेंगे करूंगी मैं अपने फेलो वॉरियर्स के साथ, कि उन्हें भी एक पॉजिटिविटी फील कराओ कि अगर आप अभी हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं आपको बताऊंगी अपनी स्टोरी की यार थोड़ा स्ट्रांग रहो, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो, आप भी बाहर आओगे उस चीज से। और जो अपनी जो नॉर्मल पीपल है उनकी लाइफ में क्या होता है, वो अपने स्टडीज से स्ट्रेसफुल होते हैं, कोई भी कहीं कोई रिलेशन में प्रॉब्लम है तो क्या होता है वो उसी से स्ट्रेस लेके सोचते हैं यार हमारी जिंदगी में क्या ही है। तो मैं उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ यार बहुतों की लाइफ में इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है, बट स्टिल दे आर लिविंग देयर बेस्ट, ट्राइंग देयर बेस्ट टू लिव द लाइफ। तो यार आप भी कोशिश करो, लाइफ अभी भी आपकी बहुत अच्छी है, बी ग्रेटफुल फॉर इट, ना कि मेरे को ही ऐसी लाइफ क्यों मिली, मेरा ये है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लोग जो आज ये वीडियो देख रहे होंगे और आगे भी इस पॉडकास्ट एपिसोड के माध्यम से देखेंगे, तो एक स्माइल करने वाली लड़की को वो लोग प्रोबेबली इमेजिन नहीं कर पाए
कि इतना बोल रही है, पॉजिटिव वे में बोल रही है, तो इसको इतनी गंभीर बीमारी होगी। पर दोस्तों असल में इसको जो बीमारी है वो काफी सीरियस है और रेयर कंडीशन है वो, और जिसका क्योर नहीं है। तो बट अगेन अगर किसी भी प्रॉब्लम का अभी इस समय समाधान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके भी नहीं होगा। क्योंकि राइट। बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में काम कर रहे हैं। और जैसे रश्मि खुद आगे आके अपने बीमारी के बारे में और अवेयरनेस कर रही है, तो जैसे इनके जैसे और भी कई लोग होंगे जो अर्ली स्टेज पे डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं और उनको कई डिसेबिलिटी हो जा रही है। तो प्रोबेबली इनके वॉइस से, इनके आगे आके बात करने से उन कई लोगों की अर्ली डायग्नोसिस हो पाएगी। कहीं ना कहीं अगर जो सिम्टम्स और जो चीजें रश्मि ने बताई हैं, अगर किसी को होता है, आपके यस। इर्द गिर्द किसी को होता है, तो आप लोग भी उन्हें बोल सकते हो कहीं हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग डर जाते हैं कि भाई कहीं ये बीमारी ना हो, इसलिए वो डायग्नोसिस नहीं करवाते। ये भी एक बड़ी दिक्कत राइट। वाली बात है। तो आप लोग डरे नहीं, डायग्नोस हो जाएगा तो कम से कम पता तो चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उसके हिसाब से एग्जैक्टली। फिर उस चीज का इलाज चालू हो सकता है। तो रश्मि आपने बहुत सारे पॉजिटिव चीजें तो बताई, अब लास्ट में हमें जाते जाते एक संदेशा हमारे दूसरे रेयर वॉरियर्स के लिए थोड़ा आपके तरफ से। मैं बस यही कहना चाहूंगी, आई नो लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं अगर हमें रेयर डिसीज है ना तो डिसेबिलिटी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मे बी हम एकदम नॉर्मल दिख रहे हैं और साथ में ना लोगों को लग गया यार क्या ही है, ये बस नाम ले रही है क्या, रेयर डिसीज का कुछ देख के तो नहीं लग रहा, ये तो कम्प्लीटली नॉर्मल लग रही है। बट दे डोंट नो हम मेंटली भी फाइट कर रहे थे इमोशंस के साथ, फिजिकली हमें मंथली बहुत टाइम पेन रहता है, बहुत वीक्स हमें मन ही नहीं करता कुछ करने का, बट हमें करना पड़ता है, रेगुलर डे जी रहे हैं हम। एंड ऑल्सो सबसे पहले यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग, एंड सबसे ज्यादा तो बी ग्रेटफुल, जितनी भी आपकी रिकवरी हुई है बी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड ऑल्सो अगर लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, वेल लॉस हुई है या आपको मोबिलिटी इश्यूज हुए हैं, देयर विल बी सम डायरेक्शन, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ मिरेकली अपने अंदर स्ट्रेंथ आ ही जाएगी ना, कि आपको अगर डिफिकल्टी कुछ आई भी है लाइफ में आप उसको फेस करोगे। और हमेशा ना ट्राई टू फाइंड योर पर्पस। एनएमओ एसडी एकदम रेयर है, लाइक 1 लाख में एक दो को हो रहा है। तो यार रेयर है तो हम भी तो रेयर है, दैट होती ही रेयर लोगों को है। फाइंड योर पर्पस। मे बी आपको गॉड ने चूज किया हो। आई नो बोलना मतलब कहते हैं ना पॉजिटिव रहना, और जो रियलिटी में हम झेल रहे हैं बहुत डिफरेंट है। बट थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ता है, इसीलिए तो है हम लड़ रहे हैं। बहुत लोग अपनी बीमारी से हेट करते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने इमोशंस पे वर्क करो, हो सकता है कि कहीं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मानते हैं कुछ दिन वो बहुत ही पेन देते हैं कि गिव अप करने का मन करता है, बट नेक्स्ट डे वो स्ट्रेंथ भी तो देते हैं, थोड़ा नॉर्मल भी तो फील कराते हैं कि हाँ आज दिन अच्छा है, अच्छा फील हो रहा है। तो हमेशा ना ग्रेटिट्यूड शो करो और ग्रेटफुल हो, और हमेशा अपनी स्टोरी को ना शेयर करो, सिर्फ अपने तक नहीं रखो। आपके लिए अगर आप अपने एक नॉर्मल पर्सन को वो स्टोरी सुनाओगे ना, तो उनके लिए वो एक मे बी इमोशनल स्टोरी हो जाएगी, सिंपैथी देने वाली स्टोरी हो जाएगी। लेकिन वही अगर आपने ये स्टोरी अपने फेलो वॉरियर्स को अगर सजेस्ट की या सुनाई, तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। क्योंकि यू आर लिविंग अ लाइफ, आप वंस एक पैरालाइज्ड इंसान थे, या फिर आपको कंप्लीटली दिख नहीं रहा था, आज आपने रिकवर कर लिया, मे बी 100%, मे बी 50%, बट स्टिल यू आर बेटर देन अर्लियर। तो यू आर फॉर श्योर एन इंस्पिरेशन फॉर योर फेलो वॉरियर्स। तो अपनी स्टोरीज को शेयर करने के लिए प्लीज कम फॉरवर्ड। सोसाइटी के बैरियर्स को तोड़ो कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, यार अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करेंगे ना, एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करे। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें सोसाइटी में डालना पड़ेगा, कि जब वो गई है तो एक्सेप्ट करो और ओपनली इस पे बात करो। मैं तो यही चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें एक्सेप्ट करके अपनी कहानी को तो कहना पड़ेगा। और ये दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंडिया का अपना एक नेशनल पॉलिसी, नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी 2021 में आया है। और पूरे देश में अभी 13 सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस हैं जो रेयर डिजीजेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से चिन्हित हैं। तो आप, हो सकता है आपके स्टेट में वो हो, क्योंकि कोशिश है गवर्नमेंट की लगभग सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एटलीस्ट एक तो हो, जिससे पेशेंट्स को, जो रेयर डिजीज के पेशेंट्स हैं, क्योंकि आज के समय में जेनेटिक
लेवल पे लगभग सारी बीमारियों को देखा जा रहा है और उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो ये सारे अवेलेबल हैं, और आप अपनी बात कहेंगे तो हो सकता है कहीं पे क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू कहीं पे नई मेडिसिन आ रही है या नया थेरेपी आ रहा है, तो यू मे गेट एक्सेस टू इट। तो इसीलिए कहानी अपनी कहना बहुत ज़रूरी है। एंड रश्मि, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू आज सो अपना मच। समय दिया और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। और एनएमओएसडी के बारे में अब हमारे बहुत लोगों को पता चलेगा आपकी इस कहानी के माध्यम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।